स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एडवोकेट दीप लीगल हब में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दहेज केस के क्या नियम हैं हमारे 2022 में। इस वक्त हम 2022 में हैं। इस वक्त पे दहेज के केस अगर आपके ऊपर लगता है 498 का अगर आपके ऊपर झूठा मुकदमा लगता है या आपके ऊपर अगर 498 का केस लगा हुआ है तो इसके क्या नियम हैं, क्योंकि सारी चीज़ों को नियम उनका क्या होता है ये आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि दहेज, अगर हम दहेज की बात करें तो हमारे यहाँ अधिकतर जगह पर अगर देखा जाए तो स्लोगन लिखा होता है कि दहेज लेना पाप है या दुल्हन ही दहेज है। इस तरह के बहुत सारे स्लोगन लिखे होते हैं। पहले के टाइम पे अगर हम ट्रक वगैरह के पीछे देखें तो वहाँ पर भी लिखा होते थे, इस तरह के स्लोगन लिखे होते थे। इसका मतलब ये होता है कि पहले हमारे समाज में, पहले नहीं आज भी हमारे समाज में इस तरह की बहुत कुरीतियाँ हैं। आज भी हमारे समाज में जब विवाह की बात की जाती है तो सबसे पहले बात आकर के रुकती है दहेज पर। और यही वजह है कि जगह जगह पे इस तरह के स्लोगन आपको पढ़ने को मिलते हैं, क्योंकि लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि आप दहेज मत लीजिए। लेकिन अगर हम धरातल स्तर की बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो लोग मोटिवेट करते हैं वो भी जब उनके यहाँ भी जब विवाह की बात आती है तो वो भी दहेज की बात करने लगते हैं कि शादी में इतना दहेज चाहिए, जबकि ये बहुत ही गलत है। और ये जो कुरीति है, ये जो दहेज की बात है वो हमारे समाज में इतनी ज़्यादा व्याप्त है कि इसकी वजह से बहुत सारी बहू बेटियों को जला दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनके साथ गलत व्यवहार किया जाता है उनके ससुराल में। और कभी कभी ऐसी स्थिति भी आ जाती है कि उसे इस तरीके से टॉर्चर किया जाता है कि वो लड़की आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाती है। इस तरह की चीज़ें हमारे समाज में बहुत ज़्यादा हैं। और ऐसा नहीं है कि केवल एक जो पढ़ी लिखी लड़की नहीं है वही इन सब चीज़ों में पड़ती है, वही उसी को प्रताड़ित किया जाता है। जबकि अगर हम देखें तो सच्चाई ये है कि इस तरह के मामलों में एक पढ़ी लिखी महिला को भी प्रताड़ित किया जाता है। तो ये जो चीज़ें हमारे समाज में हैं उसका बहुत असर ऐसे लोगों पर भी पड़ा है जो कि बेकसूर हैं। क्योंकि जब इस तरह के हमारे लॉ में, हमारे कानून में जब इस तरह के प्रावधान किए गए तो उस वक्त पे स्थिति ऐसी थी कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जा रहा था और उनके पास कोई भी ऐसा साधन नहीं था, उनके पास कोई भी ऐसा जरिया नहीं था जिससे वो आवाज़ उठा सकती थी। तो इस तरह की चीज़ों को देखते हुए ये कानून लाया गया। अब जब चीज़ें आती हैं हमारे समाज में तो समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो जो उसका सही वक्त पर उपयोग करते हैं और एक ऐसे लोग होते हैं जो उसका बिना वक्त के और जो उसका झूठ में उसका उपयोग अपने लिए करते हैं। तो आज के समय में स्थिति ऐसी है कि जो सही हैं, जो सही में जिनको प्रताड़ित किया जा रहा है वो आज भी चुप हैं। ऐसी महिलाएं आज भी चुप हैं, वो आज भी आवाज़ नहीं उठाती हैं। बहुत सारी तरह की उनके सामने चीज़ें होती हैं, इससे समाज क्या कहेगा, या उनके यहाँ कोई साथ देने के लिए नहीं रहता। इस तरह की बहुत सारी कंडीशन होती हैं जिनकी वजह से वो आवाज़ नहीं उठाती और वो प्रताड़ना झेलती रहती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। जबकि आपको अगर अधिकार दिया गया है, आपके लिए कानून बनाया गया है तो आप उसका उपयोग करिए। आप प्रताड़ित मत, आपको अगर कोई प्रताड़ित कर रहा है तो आप बिल्कुल भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और ये जो दूसरा वर्ग है जिनके साथ अगर छोटी मोटी कुछ बातें हो जाती हैं और वो उन बातों को बढ़ा करके कोर्ट में पहुंच जाती हैं और कोर्ट में जा करके वो इस तरह के मुकदमे दर्ज करा देती हैं। अब ऐसे जो मुकदमे होते हैं उनमें कहीं भी कोई भी सच्चाई नहीं होती है, लेकिन चूंकि ये जो धारा है, ये जो अपराध माना जाता है वो संज्ञेय अपराध माना जाता है और ऐसे अपराधों में पुलिस भी विवश हो जाती है कि उसे रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी और उन्हें रिपोर्ट लिखनी पड़ती है। तो इस तरह की चीज़ों की वजह से आज के समय में 498 का डीवी एक्ट 3/4 का अगर हम केस देखें तो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जो कि झूठा केस होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे पुरुष वर्ग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे झूठे केस को झेल रहे हैं। मामला पूरी तरीके से झूठा नहीं कहा जा सकता, इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं कुछ समझ की भी फेर हो जाती है। जैसे कि हो सकता है कि आपके साइड से कुछ भी ऐसा नहीं किया जा रहा है, लेकिन जो लड़की है उसे ये लगता है कि नहीं, ये चीज़ें उसके अकॉर्डिंग नहीं चल रही हैं, या वो जैसे रहना चाहती है वो उस तरह से ससुराल में नहीं रह पा रही। ये चीज़ें परिवार को भी पहले देखनी चाहिए कि जब मैरिज जब फिक्स होती है, चाहे वो लड़के के घर वाले हों या लड़की के घर वाले हों, जब वो मैरिज फिक्स करते हैं तो उन्हें सारी चीज़ों को देखना चाहिए और इन्हें टाइम देना चाहिए कि आप टाइम दीजिए। जो लड़का लड़की आप उन्हें टाइम दीजिए,
और दोनों एक दूसरे को समझ सकें, इतने समय में वो दोनों एक दूसरे की चीज़ों को जान सकें। लड़की ये जान सके कि वो ससुराल में आने के बाद उसे किस तरह से रहना होगा, क्या वो उन चीज़ों को फेस कर पाएगी, क्या वो उन चीज़ों के साथ खुद को कंफर्टेबल फील करा पाएगी या नहीं करा पाएगी। तो जब सारी चीज़ें हो जाती हैं, उसके बाद अगर आप मैरिज की डेट निकालते हैं, उसके बाद अगर आप सारी सेरेमनीज पूरी करवाते हैं, तो 99% चांस ऐसे होते हैं कि ऐसे जो शादियां होती हैं वो लंबे समय तक चलती हैं। लेकिन यहाँ घर वालों के द्वारा भी बहुत ज़्यादा जल्दी कर दी जाती है, जिसका ये आज परिणाम झेलना पड़ता है। वो केवल लड़के और लड़की ही नहीं झेलते, साथ में पूरा परिवार झेलता है। अगर केस होता है, लड़की केस करती है, तो ससुराल में अन्य लोगों के ऊपर भी केस करती है। तो बहुत सारी चीज़ें जिनसे आपको बचना होता है। अब ये अभी तक हमने बात की कि 498A का मेन वजह क्या होती है होने की। अब देखिए, अगर हम 498A की अगर हम बात कर रहे हैं, तो इसका हम अर्थ जान लेते हैं कि कब ऐसे केस बनते हैं। तो जब भी कोई भी महिला खुदकुशी करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए विवश हो जाती है, जैसे कि कुछ ऐसे हालात हो गए, कुछ ऐसे हालात उत्पन्न हो गए जिसकी वजह से वो आत्महत्या करने के लिए विवश हो गई है, या फिर उसे कुछ गंभीर चोटें पहुंचाई गई हैं, तो ऐसी स्थिति में वो इस धारा के अंतर्गत केस कर सकती है। या फिर किसी भी ऐसे अनहोनी की आशंका है जिसकी वजह से वो जानती है कि उसका जीवन खतरे में पड़ सकता है, तब भी वो ऐसा केस कर सकती है। उसकी जान को खतरा है तो वो 498A में कंप्लेन कर सकती है। या फिर अगर ससुराल में इस तरीके से उसे प्रताड़ित किया जाता है, कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं जिसकी वजह से उसकी मानसिक या शारीरिक सेहत पर असर पड़ता है, उसकी मानसिक या सेहत या शारीरिक सेहत पे बहुत ही खराब असर पड़ रहा है, तो वो ऐसे धारा में वो कंप्लेन कर सकती है। या फिर ससुराल वालों के द्वारा कोई ऐसी गैर कानूनी मांग की जा रही है, तो भी वो इन धारा के अंतर्गत केस कर सकती है। और साथ ही साथ में अगर उस महिला के से संबंधित किसी व्यक्ति पर किसी तरह का कोई अपराध किया जा रहा है या उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, तो भी महिला इस धारा के अंतर्गत केस कर सकती है। तो ये बातें हो गई कि कब कर सकती है महिला 498A का केस। अब देखिए, हम अब जानेंगे कि इस धारा के अंतर्गत अगर केस हो रहा है तो 2022 में इसके नियम क्या हैं। सबसे पहले आपको जानना ये जरूरी हो जाएगा कि इसके नियम क्या हैं, ऐसे केसेस में क्या नियम होते हैं। क्योंकि जब आपके ऊपर ऐसे धाराओं में जब केस होता है, आपके ऊपर जब FIR लगती है, कंप्लेन जब होती है, दर्ज होती है, और आपको जब थाने से कॉल आती है, तो आप पहली बात तो आपके ऊपर कभी भी इस तरह के कोई चार्जेस पहले लगे नहीं होते हैं। आपको नहीं पता होता, कोर्ट कचहरी का चक्कर, थाने का चक्कर आपने कभी लगाया नहीं होता, तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और आप उस वक्त आपकी जो मानसिक स्थिति होती है वो बहुत ही डमाडोल हो जाती है, क्योंकि आपके समझ में नहीं आता कि अब आगे करना क्या है, और साथ ही साथ पूरा परिवार बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ऐसी स्थिति में आपके लिए कुछ चीज़ों को जानना जरूरी होता है। 498A का जब पहले केस होता था तो इसमें गिरफ्तारी सीधे की जाती थी, लेकिन अब नियम ये है कि सीधे गिरफ्तारी का प्रावधान नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। अब ऐसे मामलों में तुरंत ही गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। सबसे पहले ऐसे मामलों में सुलह कराने की कोशिश की जाती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि जब महिला जाती है थाने पर केस दर्ज कराने के लिए, कंप्लेन लेकर के जाती है और एप्लीकेशन देती है, तो कई बार पुलिस के द्वारा जब एप्लीकेशन को देखा जाता है और देख करके ये लगता है कि नहीं, ऐसे केस में कोई भी मामला बनता ही नहीं है, ये छोटी मोटी कुछ बातें हुई हैं पति पत्नी के बीच में और महिला थाने पर आ गई है, तो पुलिस वाले उसे वहीं से हटा देते हैं, उसे मना कर देते हैं कि हम कंप्लेन नहीं सुनेंगे और हम FIR नहीं दर्ज करेंगे। या फिर कभी अगर ऐसी स्थिति रहती है कि जब एप्लीकेशन देखा जाता है और उसमें ये लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं कोई मामला बनता है, तो ऐसे में पुलिस क्या करती है, सबसे पहले सुलह कराने की कोशिश करती है। आपके पास थाने से कॉल आएगी या मैसेज आएगा और आपको बुलाया जाएगा थाने पर, और आप पति पत्नी दोनों को बुलाया जाता है और दोनों के बीच में फिर वहां पर सुलह कराने की, बातचीत के माध्यम से सुलह कराने की कोशिश की जाती है। तो ये इसका पहला स्टेप होता है। इसके बाद फिर अगर पत्नी ने जो केस किया है वो महिला थाने में किया है, तो जो काउंसलिंग होती है वो भी महिला थाने में ही होती है। और एक बात और, बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि हमें संडे को बुलाया गया है, तो मैम क्या हम जाएं या ना जाएं। तो देखिए, विमेन सेल में जब भी काउंसलिंग होगी तो मैक्सिमम करके संडे को ही काउंसलिंग होती है, क्योंकि बाकी दिन में बाकी मामलों को निपटाया जाता है। तो जो ये काउंसलिंग वाली बात आती है उसके लिए आपको संडे को टाइम पे बुलाया जाता है और वहाँ पे फिर मामला सुलझाने की कोशिश की जाती है। अगर बात इससे भी नहीं बनती है, मतलब कि सुलह के लिए मामला बुलाया गया है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और वहां पर दोनों पक्षों के बीच में सुलह नहीं होती, या तो पति
सुलह नहीं करना करना चाहता या तो पत्नी नहीं करना चाहती। इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे कि अगर पत्नी ऐसी है जो कि कई बार इस तरह की हरकतें कर चुकी है और अब पति को ये लगता है कि ये कभी भी नहीं सही होगी, तो ऐसे मामलों में भी पति, ज़रूरी नहीं है कि पति यहाँ गलत ही था, ज़रूरी नहीं है कि पत्नी ने जो कंप्लेन कराई है वो गलत ही कराई है, लेकिन ऐसे मामलों में पति साथ में रखने को तैयार नहीं होता। वो इसलिए नहीं होता कि जो महिला बार-बार इस तरह की हरकतें कर रही है, वो क्या गारंटी है कि वो आगे चल कर के सही से रहेगी। लेकिन यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो हमारे संबंध होते हैं, जो विवाह के बाद जो पति पत्नी के बीच के संबंध होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं और इन्हें समझ के इन्हें सही से चलाने की पूरा भविष्य आपका एक दूसरे के साथ हो जाता है। तो ऐसे में आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि बात करके और समझौता करके मामला खत्म हो जाए। तो यहाँ पर अगर आपकी पत्नी है वो बार-बार इस तरह की हरकतें करती है और आपको पता है कि वो आगे चल के भी ऐसा करने वाली है, तो आप उस वक़्त पे अगर आप समझौता करिए, तो आपको एक काम कर लेना चाहिए कि वहीं पर आपको पत्नी से एक एफ़िडेविट बनवा लेना चाहिए। एक स्टैम्प पेपर पर आप लिखवा करके आप साइन भी करवा सकते हैं कि आगे चल के इस तरह का कहीं भी कोई भी केस नहीं करेगी, और अगर कहीं और भी अन्य जगह पर ऐसे कहीं भी एप्लीकेशन दी हुई है तो वो सारे उसी दिन से निरस्त माने जाएँगे। और साथ ही साथ पत्नी अब अपने ससुराल में सही अच्छे ढंग से रहेगी और पति की भी पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी पत्नी का अच्छे से ख्याल रखे। तो कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जिन पर एक वीडियो पहले बना हुआ है, आपको चैनल पर मिल जाएगा कि आपको किन-किन बातों का ध्यान रखना है। तो वो सारी चीज़ें आप वहाँ पर लिखवा सकते हैं। तो इस तरीके से अगर मामला ख़त्म हो सकता है, तो आप यहीं पर सुलह समझौता करके आप अपने मामले को ख़त्म कर लीजिए। इसके बाद अगर समझौते के लिए बुलाया गया है, काउंसलिंग के लिए बुलाया गया और बात नहीं बनती है, तो फिर क्या इसका नियम है कि अगर बात नहीं बन रही है, तो जिन धाराओं में पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है, जैसे पत्नी ने जब केस कंप्लेन की होगी, तो जिन धाराओं में कंप्लेन की है, उसमें जांच के लिए सीआरपीसी की धारा 41A के तहत आपको नोटिस भेजी जाती है। मतलब कि काउंसलिंग हुई है, समझौता नहीं हो पाया है, तो इसके बाद क्या स्टेप होगा, क्या नियम है? इसके बाद नियम है कि आपको 41A की नोटिस आएगी, जिसमें जांच के लिए आपको नोटिस आती है, पुलिस पूरी इन्वेस्टिगेशन करती है और इस वक्त पर जब आप जाते हैं तो वहाँ पर आप अपना बयान दे सकते हैं और जो-जो बातें, आप उन बातों को क्लियर बता सकते हैं। ये बातें तो जो भी सही बातें वो आप काउंसलिंग के वक्त भी बता सकते हैं। और अगर वहाँ पर भी चीज़ें नहीं ख़त्म हो पा रही हैं, तो आपको जब 41A की नोटिस आती है और पुलिस के द्वारा आपको बुलाया जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो उस समय पर आप अपनी बातों को बता सकते हैं विथ प्रूफ। आपके पास जो भी प्रूफ है उसके लिए आप वो सारे प्रूफ वहाँ पर दे करके अपनी बातों को सही साबित कर सकते हैं। कभी भी पुलिस एफआईआर बिना सबूत के दर्ज नहीं करती है। जैसे कि पत्नी गई है थाने में जाकर के कंप्लेन की, उसके बाद सारी चीज़ काउंसलिंग भी होगी, काउंसलिंग के बाद अगर एफआईआर होनी है तो पुलिस एफआईआर तब तक दर्ज नहीं करेगी जब तक कोई सबूत ना हो। सबूत अगर होगा, जैसे पत्नी के पास कई तरह के सबूत हो सकते हैं, मारपीट अगर हुई है, कभी भी हुई है, कोई छोटी-मोटी मारपीट भी हुई है, उसकी भी अगर रिकॉर्डिंग होगी या पत्नी के कहीं चोट आई होगी, वो मेडिकल रिपोर्ट भी उसकी लगा सकती है। और साथ ही में अगर आप दोनों के बीच में कोई बहस हुई है, जो कि बहस फ़ोन के माध्यम से हुई है, कॉल के माध्यम से हुई है और उसमें आपने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो कि गलत हैं, तो उसकी रिकॉर्डिंग भी पत्नी के पास है, तो वो भी उस सबूत के तौर पर काम करता है और ऐसे मामलों में पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये स्पेसिफिक ऑफेंस बन जाता है। तो पुलिस कभी भी बिना सबूत के एफआईआर दर्ज नहीं करती। और यदि पत्नी दहेज उत्पीड़न में फंसाने की धमकी दे रही है, कई बार ऐसा भी होता है कि पत्नी आपको ये धमकी देती है कि वो आपको दहेज उत्पीड़न में फंसा देगी, या फिर वो आपको इस तरह की धमकी देती है कि वो घर छोड़ कर के चली जाएगी, या इस तरह की कोई भी धमकी जिससे आपको लगता है कि आगे चल के कोई खतरा उत्पन्न होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप सेक्शन 9 के तहत याचिका दे सकते हैं, एक पिटीशन डाल सकते हैं कोर्ट में, जिसको कहते हैं वैवाहिक संबंधों की पुनर्स्थापना। इसका मतलब ये होता है कि आप अपने संबंधों को सही करना चाहते हैं, इसके लिए आपने पिटीशन डाला था कोर्ट में। तो यहाँ पर एक चीज़ आपके फेवर में हो जाती है अगर आप चाहें तो। और अगर इन सब के बाद भी 498A का आपके ऊपर झूठा मुकदमा लग चुका है और थाने में से चार्जशीट कोर्ट में चली गई है, तो वहाँ से फिर क्या प्रोसेस होता है उसके लिए एक पूरा वीडियो बना करके चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या आपके मन में कोई भी डाउट हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अगर चाहते हैं बात करना तो आप व्हाट्सएप नंबर नीचे दिया हुआ है, आप उस पर पेमेंट की लिंक ले करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजें और उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट मिल जाती है। आपको एक टाइम बता दिया जाता है जिस टाइम पर आपसे मेरी बात हो जाएगी।
इसके अलावा आपकी अगर कोई भी क्वेरी है, आपको किसी भी दूसरे टॉपिक पर कोई भी वीडियो चाहिए तो आप ज़रूर बताइए। इस वीडियो के माध्यम से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। बहुत लोग जो इस परेशानी में रहते हैं कि ऐसे मुकदमे हो गए हैं, अब आगे क्या होगा, क्या कर सकते हैं, या उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो उनकी बहुत बातें इस वीडियो के माध्यम से ही क्लियर हो सकती हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।